नमस्कार। स्वागत है आपका बायोग्राफी वर्स हिंदी में, जहां हम आपको महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक जीवन कहानियां हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेरित होते रहें। भगत सिंह भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, जो अपने साहस, बुद्धि और राष्ट्र के लिए बलिदान के लिए याद किए जाते हैं। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के दमनकारी शासन के तहत कराह रहा था, तब वे युवा विद्रोह और अटूट देशभक्ति के प्रतीक के रूप में उभरे। औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ उनकी निडर अवज्ञा, उनकी गहरी बुद्धि और क्रांतिकारी विचारधारा के साथ मिलकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका जीवन संक्षिप्त था, लेकिन उन 23 वर्षों में वे एक अमर विरासत छोड़ गए, जिसने उन्हें एक किंवदंती बनाया। भगत सिंह को वास्तव में समझने के लिए व्यक्ति को न केवल उनके विद्रोह के कार्यों को देखना होगा, बल्कि उनके पालन पोषण, उनके दर्शन, उनकी साहित्यिक कृतियों को भी देखना होगा, और उस सामाजिक राजनीतिक वातावरण को जिसने उन्हें आकार दिया। यह जीवनी भगत सिंह के जीवन की यात्रा को गहराई से बताने का प्रयास करती है, क्रांतिकारी के पीछे के व्यक्ति को प्रस्तुत करते हुए एक चिंतक, एक पाठक, एक दूरदर्शी और सबसे बढ़कर एक देशभक्त। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बांगा गांव में हुआ था, अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। उनका परिवार सिख किसानों के समुदाय से था, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में गहराई से शामिल था। उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलनों का हिस्सा थे। उल्लेखनीय बात यह है कि भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और चाचा औपनिवेशिक विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए जेल में थे। इस पारिवारिक वातावरण ने युवा लड़के के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीरता, देशभक्ति और विदेशी प्रभुत्व के प्रतिरोध की कहानियां उनके घर में आम थीं। बचपन से ही भगत सिंह ने एक जिज्ञासु मन और निडर रवैया प्रदर्शित किया। वे ब्रिटिश शासन के तहत भारत की दुर्दशा से गहराई से परेशान थे और दमन की शक्तियों को समझने की अतृप्त जिज्ञासा विकसित की। उनके बचपन की एक घटना जो सामने आती है, वह 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थल पर उनकी यात्रा थी, जब वे केवल 12 साल के थे। जनरल डायर द्वारा निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की क्रूर हत्या ने उनके युवा मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने शहीदों के खून से भीगी जमीन से मिट्टी इकट्ठी की, इसे एक बोतल में रखा और बलिदान की याद के रूप में इसकी पूजा की। इस घटना ने उनके क्रांतिकारी में परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। भगत सिंह की शिक्षा राजनीति और इतिहास में उनकी बढ़ती रुचि को दर्शाती थी। उन्होंने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। कॉलेज को ब्रिटिश संस्थानों के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था और राष्ट्रवादी विचार और स्वावलंबन को प्रोत्साहित करता था। अपने छात्र वर्षों के दौरान भगत सिंह ने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों, विशेष रूप से रूस, आयरलैंड और इटली के अध्ययन में खुद को डुबो दिया। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और मार्क्स, लेनिन और बकुनिन की कृतियों के बारे में व्यापक रूप से पढ़ा। वे लाला लाजपत राय से विशेष रूप से प्रेरित थे, जो पंजाब के शेर के नाम से जाने जाते थे। हालांकि भगत सिंह कुछ राष्ट्रवादी नेताओं से इस बात में भिन्न थे कि वे धीरे धीरे सुधार के बजाय प्रत्यक्ष कार्य और क्रांतिकारी संघर्ष में विश्वास करते थे। अपने कई समकालीनों के विपरीत वे धार्मिक रूढ़िवाद से बंधे नहीं थे। वे तर्कवाद, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे। उनका प्रसिद्ध पैम्फलेट मैं नास्तिक क्यों हूं, जो बाद में जेल में लिखा गया, उनके तर्कवादी और मानवतावादी दर्शन को दर्शाता था। भगत सिंह के जीवन में मोड़ 1921 में आया, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। भगत सिंह ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, विदेशी कपड़े जलाए और ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया। हालांकि जब गांधी ने चौरी चौरा की घटना के बाद अचानक आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह मोहभंग महसूस करने लगे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक व्यवस्थित विवाह से बचने के लिए भूमिगत हो गए। वे जल्द ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) जैसे क्रांतिकारी संगठनों के संपर्क में आए। 1928 में AHRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में पुनर्गठित किया गया, समाजवादी सिद्धांतों पर मजबूत जोर के साथ।
भगत सिंह इसके सबसे सक्रिय और प्रभावशाली सदस्यों में से एक बन गए। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। हालांकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिससे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। लाला लाजपत राय ने लाहौर में आयोग के खिलाफ एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय घायल हो गए। बाद में वे अपनी चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। भगत सिंह अपने आदर्श की मृत्यु से गहराई से क्रोधित थे। उन्होंने राय की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा की, यह घोषणा करते हुए कि लाला लाजपत राय के शरीर पर हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में एक कील है। हालांकि गलत पहचान के मामले में उन्होंने सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट के बजाय असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 2 दमनकारी बिल पेश किए, जो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट के रूप में जाने गए। HSRA ने एक नाटकीय अवज्ञा का कार्य करके विरोध का फैसला किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में 2 गैर घातक बम फेंके। उन्होंने जानबूझकर कमजोर बम चुने ताकि हताहत से बचा जा सके। केवल तेज आवाज करने और पर्चे बिखेरने का इरादा था, जिन पर लिखा था इनकलाब जिंदाबाद। भागने के बजाय सिंह और दत्त दोनों ने गिरफ्तारी को आमंत्रित किया, अदालत में नारे लगाते हुए। इस कार्य ने भगत सिंह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम पंक्ति में ला दिया। देश भर के समाचार पत्रों ने उनकी कहानी छापी और वे जनता के लिए एक नायक बन गए। अपनी गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में कैद किया गया, जहां वे अन्याय के खिलाफ लड़ना जारी रखा। उन्होंने और उनके साथियों ने भारतीय राजनीतिक कैदियों के बेहतर उपचार की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल 2 महीने से अधिक चली और व्यापक जनता का ध्यान आकर्षित किया। जतिन दास हड़तालियों में से एक 63 दिन के उपवास के बाद मर गया। भूख हड़ताल ने भगत सिंह को एक घरेलू नाम बना दिया, उनके साहस, सहनशीलता और निस्वार्थता के लिए प्रशंसित। सॉन्डर्स की हत्या के लिए मुकदमा महीनों तक चला, लेकिन यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भगत सिंह और उनके साथियों का एक उदाहरण बनाना चाहती थी। पक्षपातपूर्ण मुकदमे के बावजूद भगत सिंह ने अदालत का उपयोग अपने क्रांतिकारी संदेश को फैलाने के लिए एक मंच के रूप में किया। उन्होंने स्वतंत्रता, समाजवाद और दमित लोगों के अधिकारों पर वक्तृत्वपूर्ण बयान दिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई। वे क्रमशः केवल 23, 22 और 24 साल के थे। निष्पादन गुप्त रूप से और जल्दबाजी में किया गया और उनके शरीर को सतलुज नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनकी फांसी की खबर ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेजीं। व्यापक विरोध फूट पड़े और लोगों ने अपने युवा नायकों के नुकसान का शोक मनाया। भगत सिंह शहीद-ए-आजम, महान शहीद के रूप में अमर हो गए। अपनी क्रांतिकारी कार्रवाइयों से परे भगत सिंह एक प्रखर लेखक और चिंतक भी थे। उन्होंने एक स्वतंत्र भारत की कल्पना की, जो न केवल ब्रिटिश शासन से मुक्त हो, बल्कि सामाजिक अन्याय, गरीबी और शोषण से भी मुक्त हो। उनकी शहादत ने उन्हें एक किंवदंती में बदल दिया। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया। यहां तक कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने, जिनके उनके तरीकों से मतभेद थे, उनके बलिदान और लोकप्रियता को स्वीकार किया। उनका जीवन दुनिया भर में न्याय और समानता के आंदोलनों को प्रेरणा देना जारी रखता है। दशकों से भगत सिंह को कई फिल्मों, नाटकों और पुस्तकों में चित्रित किया गया है। लोकप्रिय संस्कृति में वे न केवल एक शहीद बल्कि एक चिंतक भी बने रहे हैं, जिन्होंने एक बेहतर दुनिया का सपना देखा था। आज जब भारत असमानता, भ्रष्टाचार और अन्याय के मुद्दों से जूझ रहा है, भगत सिंह के शब्द और आदर्श प्रासंगिक बने रहते हैं। समानता, न्याय और सभी के लिए गरिमा पर आधारित भारत की उनकी दृष्टि अभी भी पूरी तरह से साकार होनी बाकी है। अंत में भगत सिंह केवल अतीत के एक व्यक्ति नहीं हैं, वे एक जीवित विचार हैं, एक विचार जिसे कोई भी दमन शांत नहीं कर सकता। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचल नहीं पाएंगे। भगत सिंह एक विचार जो तब तक गूंजता रहेगा जब तक स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बायोग्राफी वर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। हम आपके लिए और भी महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहें।